हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल नोशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डाटा स्ट्रक्चर में ये टॉपिक कवर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एल्गोरिदम्स अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज़ हो रही हैं। तो अब देखो, एक सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ हमारे को कोई प्रॉब्लम सिचुएशन दी हुई है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम को ऑब्वियस सी बात है यार, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमारे लिए तब डिफ़िकल्टी अराइज होती है जब हमारे को ये देखना पड़ता है कि उन सभी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन हमने निकाले हैं, उस एक प्रॉब्लम के जो हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले हैं, उसमें से हम कौन सा सॉल्यूशन पिक करें जो कि बेस्ट रिजल्ट्स दे हमारे को, ठीक है, या जो भी सबसे एफिशिएंट सॉल्यूशन हो, हम ऑब्वियस सी बात है वही पिक करेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए एक हमेशा डिफ़िकल्टी रेज़ करती है। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम लोग स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं किसी भी एल्गोरिदम की। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लॉजिकल डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि इट डिफाइंस द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस यहाँ पे दो मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने में या कंप्यूट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब स्पेस एंड टाइम ही क्यों लिए? अब देखो, कोई भी हमारा जो यहाँ पे हम क्योंकि मशीन से डील कर रहे हैं, हमारा जो भी एल्गोरिदम है वो कंप्यूटर पे रन होगा, तो कंप्यूटर में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। एक तो होता है कि वो कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है हमारी एल्गोरिदम, और दूसरी होती है वो एल्गोरिदम कितने टाइम में रन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये दो फैक्टर्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है, स्पेस एंड टाइम की। स्पेस से हमारा निकल आएगा कि हमारी जो एल्गोरिदम है जब वो रन हो रही है तो वो कितनी मेमोरी ले रही है हमारी, ठीक है, और टाइम से हमारे को ये पता लग जाएगा कि वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है। अब जो हमारी दूसरी चीज़ आती है स्पेस एंड टाइम के बाद, वो है हमारी कि ये जो टाइम होता है, ठीक है, इस टाइम के अंदर भी फर्दर दो टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। दो टाइप के ऑपरेशंस से कंसिडर किया जाता है टाइम। एक होते हैं हमारे मेजर ऑपरेशंस और एक होते हैं हमारे माइनर ऑपरेशंस। अभी मेजर और माइनर ऑपरेशंस क्या हैं? देखो, कोई भी एल्गोरिथम जब डिज़ाइन होती है उसके अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि मेन टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं पूरी एल्गोरिदम का, जहाँ पे एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स हो रही होती हैं, ठीक है। उनका मेन काम ही यही होता है कि वो मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म करें। और माइनर ऑपरेशंस नॉर्मली हमारे जैसे प्रिंट स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है, इंक्रीमेंट, लूप इंक्रीमेंटेशन हो गया, तो ये सब हमारी माइनर ऑपरेशंस में माने जाएंगे। बट मेजर वो होगा जहाँ पे हमारी एक्चुअल कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं। तो ये सब मिलके हमारी टाइम बताता है कि हमारी एल्गोरिदम जो है कितना टाइम लेगी। तो मेजर ऑपरेशंस जो होते हैं वो माइनर ऑपरेशंस के कंपैरिजन ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, जब मेजर ऑपरेशंस जो हमारा कैलकुलेट कर रहे हैं जिस चीज़ को, वो एक बड़े डाटा पे काम कर रहे होते हैं और उनमें ही एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स हो रही होती हैं, तो वो माइनर के कंपैरिजन ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो यहाँ से हमारे को पता लग जाता है कि किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमारे को ये दो फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं। कौन कौन से? स्पेस एंड टाइम। अब जब हम किसी भी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम तीन केस कवर करते हैं: बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। अभी बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस क्या होते हैं ये भी हम देखेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले सपोज हमारे को कोई एक प्रॉब्लम सिचुएशन दी हुई है जिसको हमने प्रॉब्लम को डिनोट कर रहे हैं हम क्यू से। क्यू हमारे को कोई प्रॉब्लम दी हुई है, ठीक है। इसमें हमारे को बोला गया कि हमारे को ये डाटा निकालना है गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स में से। अब यहाँ पे हमारे को जो डाटा है वो है हमारे पास एन क्या है हमारे पास? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास है वो टोटल डाटा एलिमेंट्स का काउंट जो हमारे पास हैं या जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से हमारे को अपना डाटा ढूंढना है या निकालना है। तो एन हमारा उन नंबर्स को डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कितना टोटल डाटा है। क्यू हमारी हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और सपोज़ हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स हमारे को एक कोई भी वैल्यू है जिसको हमारे को इस पूरे डाटा में हमारे को सर्च करना है। तो अब इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे? इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए देखो, हम यही काम कर सकते हैं कि इसके सबसे पहले हम आपको ये देखना पड़ेगा कि वही बात स्पेस एंड टाइम के बेसिस पे हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। स्पेस हम देखेंगे कि वो कितनी स्पेस ले रहा है जब वो रन हो रहा है और कितना टाइम ले रहा है जब वो रन हो रहा है। अब स्पेस निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो हमारी ये प्रॉब्लम सिचुएशन है इसके अंदर जो हमारे को गिवन डाटा है उसमें सबसे बड़ा डाटा कितने साइज़ का है। अब सपोज़ यहाँ पे जैसे
हम मान लेते हैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डाटा है हमारे पास 10, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो होगी हमारी 10, क्योंकि 10 ही सबसे लार्जेस्ट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। इससे बड़ा कोई भी डाटा एलिमेंट नहीं है जो हमारी इतनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसलिए इस पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगी वो निकल के आएगी हमारी ये 10। और टाइम कितना निकल के आएगा, अब देखो टाइम हम अभी तो कुछ सिंपल एक समझने के लिए एक मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी को लेके चलते हैं। अगर सपोज हमारे को एक्स वेरिएबल या एक्स डाटा टाइप इसमें फाइंड करना है, तो हम कितने कंपैरिजंस कैरी आउट करेंगे एक जनरल सिनेरियो में। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैं कंपैरिजंस को सी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कितने नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस हमारे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस हम जो लेंगे वो हमेशा होगा हमारे c इक्वल्स टू n, जहाँ पे n है हमारा टोटल नंबर ऑफ़ डाटा एलिमेंट्स। क्योंकि देखो x के अंदर कोई भी वैल्यू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ऑलमोस्ट पूरे डाटा एलिमेंट को ही सर्च करेंगे ना हर बार, जब तक हमको हमारा डाटा नहीं मिलता। हाँ डाटा मिल जाएगा तो अलग बात है, बट अगर डाटा नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल सिनेरियो में हम पूरे डाटा एलिमेंट को ही जो पूरा हमारी लिस्ट है उस पूरी लिस्ट को ही हम रीड करेंगे। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अवेलेबल टू ऐसे टोटल नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो ये हमारा हो गया कंपैरिजंस, ये आ गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं, और ये हो गया हमारा स्पेस के लिए हम मैक्सिमम साइज़ ऑफ डाटा टाइप लेते हैं, और टाइम के लिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस कितने पॉसिबल हैं उस एल्गोरिदम में। तो ये हो गया हमारा स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए हम ले लेते हैं, हम बेसिक सी एक एल्गोरिदम उठाते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे लीनियर सर्च का, लीनियर सर्च। वही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे को एक एलिमेंट दिया हुआ है, या एलिमेंट को हम मान लेते हैं एक आइटम दिया हुआ है, एक आइटम दिया हुआ है जिसको हमारे को सर्च करना है एक एरे के अंदर। लीनियर एरे है ये। लीनियर एरे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि लीनियर एरे वो होता है जो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में पड़ा होता है। तो हमको एक आइटम सर्च करना है हमारे एरे में, और अगर उसकी लोकेशन मिल जाती है तो हम उसकी लोकेशन को डाल देंगे अपने LOC जो हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हम इसकी लोकेशन को डाल देंगे। तो अब हम अपनी एल्गो अगर हम लिखना चाहें तो हम इस एल्गो को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ कराएंगे, ठीक है। इनिशियलाइज एक वेरिएबल हम मान लेते हैं, ठीक है, के एक वेरिएबल मान लिया हमने, जिसको हमने इनिशियली एक वैल्यू एलोकेट कर दी 1। अब ये के ही हमारा पूरे लूप में आइट्रेट होगा। तो अब इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे रिपीट स्टेप्स। अभी स्टेप्स को हम बाद में लिखेंगे कौन कौन से स्टेप्स रिपीट होंगे, क्योंकि आइट्रेटिव लूप है, मतलब कि ये लूप बार बार चलेगा, तो इसमें स्टेप्स ऑब्वियस सी बात है रिपीट होंगे ही होंगे। तो ये स्टेप्स अभी हम लिखेंगे। तो ये हमारा कब तक चलेगा, रिपीट द स्टेप्स दिस वाइल के इज़ लेस देन और इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखो n क्या है हमारा, n है हमारा जो इस एरे में एलिमेंट्स पड़े हैं ना, उनका टोटल काउंट है n, ठीक है। जब तक हमारी k की वैल्यू n से छोटी है तब तक ये लूप चलेगा। अब हम इसके यहाँ पे आते हैं थर्ड में। अब यहाँ पे देखो हमारा मेन लूप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट जो था उसको हमने आइटम माना था ना यहाँ पे, तो इफ़ आइटम इज इक्वल टू ARR के, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा लूप चला यहाँ से, तो जब हमारा आइटम उसको जब हमारा ये लूप चलने लगेगा तो हमारा आइटम जो होगा सबसे पहले एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे कंपेयर, क्योंकि के की वैल्यू अभी हमारी यहाँ पे 1 है, तो एरे हमारा वही पूरा एरे है जिसके अंदर हमारे सारे डाटा एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमारी कंपेयर होगी आइटम से। आइटम चेक करेगा, ये दोनों वैल्यू अगर मैच हो जाती हैं तो यहाँ पे लोकेशन के अंदर हमारी वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
लोकेशन के अंदर हमारी आ जाएगी के की वैल्यू, क्योंकि के ही हमारा जो है वो एरे का इंडेक्स डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हम के को लोकेशन में डाल देंगे। यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, लोकेशन को इनिशियली हम वैल्यू एलोकेट कर देंगे 0 की, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमारा लूप चलेगा। और ये हमारा लूप, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि वाइल के इज़ लेस देन इक्वल टू n, एंड ये लूप तब तक चले जब तक हमारी लोकेशन 0 है। इसका मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ अभी, एक बार मैं ये कंप्लीट कर लूँ। अगर इसको नहीं मिलता तो ये क्या करे, एल्स के इज इक्वल टू के प्लस 1। ये ऐसे करते करते पूरा लूप चलेगा और यहाँ पे हमारा एंड इफ़ लूप, या इफ़ कह सकते हैं, सिर्फ सिंपली एंड इफ़ भी लिख सकते हैं। अब ये देखो, जब हमारा इस लूप के बाहर आ चुका है, यहाँ पे हमने लिखा था रिपीट स्टेप्स 3 and 4, क्योंकि यही हमारा बेसिकली लूपिंग का काम हो रहा है हमारा इन 2 स्टेप्स में ही। अब जब हमारा वो लूप के बाहर आ गए हम, तो यहाँ पे हमारे को प्रिंट करवाना है कि इफ़ लोकेशन, मतलब अगर लोकेशन की वैल्यू है हमारी 0, देन प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन LOC, और यहाँ पे हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। अब देखिए स्टार्टिंग से हमारी एल्गो बन चुकी है। अब हम इसको स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहला था, हमारे पास एक आइटम था जिसको हमारे को अपने एक एरे के अंदर सर्च कराना था। इनिशियली हमारे एरे के अंदर n नंबर ऑफ़ आइटम्स थे, और हमने एक वेरिएबल ले लिया लोकेशन, जो हमारी लोकेशन की वैल्यू स्टोर करेगा अगर हमारा एलिमेंट मिल जाता है तो। सबसे पहले हमने काम क्या किया, एक वेरिएबल लिया k, जो कि हमारा लूप को आइटरेट करने के काम आएगा। इसकी हमने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 1। अब यहाँ पे हम रिपीट करेंगे स्टेप्स 3rd and 4th को तब तक जब k की वैल्यू हमारी n से छोटी हो, मतलब k की वैल्यू जब तक हमारी नंबर ऑफ़ एरे एलिमेंट से छोटी होगी और लोकेशन की वैल्यू जब तक 0 होगी तब तक हमारा ये लूप चलेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, फिर से वही सेम चीज़, आइटम की वैल्यू एरे के हर एक एलिमेंट से कंपेयर हो रही है, और अगर उसको लोकेशन मिल जाती है तो लोकेशन की वैल्यू हो जाएगी k। अब देखो, जैसे इसके अंदर लोकेशन के अंदर कोई वैल्यू आ गई तो ये क्या हुआ, उस इंडेक्स की वैल्यू आ गई ना इसके अंदर, तो लोकेशन की वैल्यू 0 तो रही नहीं। तो अब जब ये k की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी तो इस कंडीशन में जाएंगे हम, फिर से यहाँ पे चेक हुआ कि हाँ ये वैल्यू तो लेस होगी इससे, बट लोकेशन की वैल्यू अब 0 नहीं रही, लोकेशन के अंदर हमारी k की वैल्यू आ चुकी है, तो ये लूप यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होगा तो यहाँ पे आएंगे, फिर से चेक होगी लोकेशन की वैल्यू क्या 0 है। अगर उसको नहीं मिला होगा एलिमेंट तो वो प्रिंट करा देगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, बट अगर उसको लोकेशन की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब उसको एलिमेंट मिल चुका है, तो वो प्रिंट करवा देगा एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन दिस, और यहाँ पे लोकेशन हमारी प्रिंट हो जाएगी कि किस लोकेशन पे हमारे को वो मिला है, ठीक है। और इसके बाद हमारे यहाँ पे ये एल्गोरिदम ख़त्म हो जाएगी, एग्जिट, ठीक है। तो ये हमारी पूरी लीनियर सर्च की एल्गोरिदम हो गई। अब इसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि इसका बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है और वर्स्ट केस क्या है, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे एक माइन्यूट सा एरर दिखा मेरे को। इस एल्गो में एल्स की बजाय यहाँ पे हम लिखेंगे सेट, ठीक है। तो अभी हमारी एल्गो एकदम ठीक है, सेम फंक्शनैलिटी है, बस हमने उसको सेट कर दिया है, क्योंकि जब भी ये इसकी लोकेशन हर एक से कंपेयर होगी, क्योंकि देखो ये लूप एल्स यहाँ पे लगा हुआ था, ये फेल हो जाता उस केस में जब अगर हमारा आइटम इसको मिल जाता और लोकेशन के अंदर हमारी k की वैल्यू चली जाती तो क्या होता, तो ये लूप कहीं आगे बढ़ ही ना पाता, क्योंकि k की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नहीं और ये बाहर आ जाता है इसके। तो
सॉरी बाहर कैसे आता, तो इसके लिए हमारे पास यही रह जाता कि के की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो ये लूप के बाहर कैसे आएगा। इसको लूप के बाहर लाने के लिए ही हमने यहाँ पे सेट लिखा एल्स की बजाय, क्योंकि जब इसके अंदर के की लोकेशन के अंदर जब के की वैल्यू आ गई तो इसने फिर से के की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट करने के बाद जब ये फिर से इस वाले पॉइंट पे गया, सेकंड पॉइंट पे इसने कंपेयर किया कि क्या के की वैल्यू एन से छोटी है, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बट लोकेशन की वैल्यू क्या जीरो है, नहीं जीरो नहीं है, तो ये कंडीशन मेट नहीं होगी, तो उस कंडीशन में फिर ये इस लूप के बाहर आएगा और हम यहाँ पहुंचेंगे, नहीं तो शायद ये लूप जो था हमारा ये एरर थ्रो करता। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमने यहाँ पे एल्स की बजाय सेट लिखा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इससे केसेस देखेंगे, इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हम इसके केस देखेंगे। तो सबसे पहला केस जो बनता है वो बनता है हमारा बेस्ट केस। अब हमारे पास एक आइटम था ना जिसको हमारे को सर्च करना था, सो इसको ठीक से लिख देते हैं। हमारे पास एक आइटम था जिसको हम सर्च करना था हमारे को, तो जिसको हमने आइटम माना था, और हमारे पास एक एरे था जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, और यहाँ पे हम जो हमारा जो कंपैरिजंस ऑकर हो रहे हैं उनको हम C से डिनोट करेंगे। ठीक है, जितने भी कंपैरिजंस हो रहे हैं। अब बेस्ट केस देखते हैं, बेस्ट केस में क्या होगा। सपोज हमारे को कोई भी आइटम दिया हुआ था, वो हमने जब एरे में ढूंढना स्टार्ट किया तो एरे के एकदम फर्स्ट एलिमेंट पर ही हमारे को वो अपना डिजायर्ड आइटम मिल गया। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो उसके अंदर ऑकर हुई वो सिर्फ एक ही हमारी कंपैरिजन हुआ और पहले ही कंपैरिजन में हमारे को हमारा आइटम मिल गया। तो उस केस में जो हमारी बेस्ट केस के बेसिस पे जो हमारे एनालिसिस निकल के आएगा वो होगा हमारा C ऑफ n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारा C और n क्या है, C है हमारा नंबर ऑफ कंपैरिजंस डन ऑन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि एक ही कंपैरिजन में हमारे को हमारा रिजल्ट मिल गया, इसलिए हमारा बेस्ट केस निकल के आता है, Cn की बेस्ट केस की वैल्यू निकल के आती है Cn इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट केस जो कि है हमारा एवरेज केस। अब एवरेज देखो कैसे निकाला जाता है। एवरेज केस में अगर हम मान के चले तो हम कुछ प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा रूल यहाँ प्रोबेबिलिटी का लगाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे को जो भी आइटम दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1/2। 1/2 कैसे, या तो वो हमारे को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मतलब मिलने का चांस भी 50% है और ना मिलने का चांस भी 50% है। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी एक ये मान लेते हैं कि हमारी एलिमेंट के मिलने के चांसेस 50-50 है। तो अगर हम अब इसको देखेंगे तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको कैपिटल N ना रख के इसको हम स्मॉल n ले लेते हैं, क्योंकि हमने स्मॉल n लिया है तो इसको हम स्मॉल n ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो जैसे हम कंपैरिजंस फिर से कैलकुलेट करेंगे एवरेज केस के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सबसे पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे कि तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो मे बी हमारे को मिले या ना मिले। ठीक है, अब अगेन फिर से वही सेम चीज़, फिर से सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर होगा तो फिर से प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो मिले या ना मिले। ऐसे ही करते करते हम nth एलिमेंट तक चेक करेंगे जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है लास्ट एलिमेंट तक कि वो मिले या ना मिले। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे निकल के आएगी हमारी इक्वेशन, अपॉन में n। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम इस पूरे फंक्शन को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। और ये जो 1/n है हमारा यहाँ पे, ये वाला 1/n ये हमारा ऐसे ही रहेगा इंटू 1/n। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू आया है, जिसमें हमारे जब भी हमारे को सीक्वेंस में निकालना होता है और वो सीक्वेंस हमारा n नंबर ऑफ डिजिट्स तक जा रहा होता है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला ये है हमारा। अब ये n इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास एट द एंड क्या बचेगा, n प्लस 1/2, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ है। तो हमारा एवरेज केस जो भी निकल के आएगा वो हमारा अप्रोक्सीमेटली हाफ
नंबर ऑफ कंपैरिजंस तो हमारे को करने ही पड़ेंगे अगर हमको अपना एलिमेंट ढूंढना है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया बताया कि हमें कम से कम पूरे डाटा एलिमेंट या सॉरी जो भी पूरी डाटा लिस्ट है हमें उसके कम से कम आधे एलिमेंट्स तो मैच कराने ही पड़ेंगे, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तभी हम पूरे कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, तभी हम एक आइडिया दे सकते हैं कि हाँ वो उसके अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा एवरेज केस। अब जो लास्ट केस बचता है वो है हमारा वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमारा एलिमेंट उस डाटा लिस्ट जो है हमारे पास उसके एकदम लास्ट में पड़ा हो या फिर उसके अंदर हो ही ना। तो हमारा जो एरे जो भी हमारी डाटा लिस्ट है, जो भी हमारा एरे है लीनियर एरे, उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंपैरिजंस एकदम एंड तक चले, मतलब एकदम लास्ट एलिमेंट तक वो पूरा मैच हो। तो उस केस में हमारे पास ये निकल आता है कि उसमें n नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे, क्योंकि हमारा जो डाटा लिस्ट है उसकी लेंथ क्या है, उसके अंदर कितने डाटा एलिमेंट्स पड़े हैं n, तो n से ज़्यादा तो उसके अंदर कंपैरिजंस हो नहीं सकते हैं। हाँ कम हो सकते हैं, बट कम उस केस में होंगे जब हमारा डाटा एलिमेंट पहले मिल जाता है, नहीं तो हम पूरे लास्ट तक उसको मैच कराएंगे। नहीं मिलता तो उस केस में फिर हम डिस्प्ले करा देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड, बट स्टिल हम उसको एकदम लास्ट तक तो स्कैन कर ही रहे हैं ना, तो इसलिए हम उस जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं उतने कंपैरिजंस तो हमको करवाने ही पड़ेंगे इस कंक्लूजन पे निकलने से पहले कि उसके अंदर हमारा आइटम नहीं पड़ा। तो इसलिए वर्स्ट केस में आ जाएगा C of n इज इक्वल्स टू n, बिकॉज यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस हुए हैं वो हमारे इक्वल टू है नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आर एरे। तो ये थे हमारे बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस हमारे लीनियर सर्च के लिए। ठीक है, ये थे हमारा बेस्ट केस जिसकी वैल्यू निकल के आई Cn इक्वल्स टू 1, एवरेज केस की वैल्यू निकल के आई C इक्वल्स टू n प्लस 1/2, और जो वर्स्ट केस की वैल्यू निकल के आई वो आई हमारी Cn इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस थे लीनियर सर्च के लिए। इन सभी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ एक बार जाके उन्हें भी देख लेना, थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आया हो या आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।